कोलकाता रेप और मर्डर केस के तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। एजेंसी सभी सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी है ताकि गुनाहगारों को कोर्ट से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इसी सिलसिले में सीबीआई ने सोमवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 5 दूसरे लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा दौर शुरू किया। इसे लेकर एक मीडिया चैनल से सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया, पहले पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संदीप घोष ने सही जवाब नहीं दिए हैं। वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से उनका पॉलीग्राफ टेस्ट दोबारा करना पड़ रहा है। बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने शनिवार को संदीप घोष सहित 6 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया था। इसके बाद रविवार को मुख्य आरोपी संजय रॉय का प्रेसिडेंसी जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पूर्व चिकित्सा अधीक्षक संजय वशिष्ठ के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की भी जांच की जा रही है। इस सिलसिले में सीबीआई ने करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। रविवार को सीबीआई ने संदीप घोष और संजय वशिष्ठ के घरों की तलाशी ली थी, जो कि देर रात तक चली थी। सोमवार सुबह कोलकाता के साल्ट लेक स्थित सीबीआई के दफ्तर में फाइलें और दस्तावेज पेश किए गए। इधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में भी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पिछले 10 दिनों में 100 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की जा चुकी है। अब उनका और केस से जुड़े कुछ लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट दोबारा हो रहा है। माना जा रहा है कि इस टेस्ट के जरिए मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आइए अब एक्सपर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में भी जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास कई ऐसे केस आते होंगे, क्योंकि आज की तारीख में कई बच्चों को पॉर्न देखने की लत लग जाती है बचपन से ही। तो माता पिता काफी इस लत को छुड़ाने के लिए आसपास कई अच्छे डॉक्टर्स को ढूंढते हैं। आपके पास भी कुछ केस आते होंगे। तो कैसे आप युवाओं को समझाते हैं, रोकते हैं कि भैया ये गलत चीज है, आगे जाके आपको नुकसान पैदा कर सकती है आपके करियर में? जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल एडिक्शन आजकल बहुत बड़ी हुई है। उसके अंदर पॉर्न एडिक्शन की अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है समझना। पेरेंट्स को हम ये सलाह देते हैं, स्पेशली जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं या अभी छोटे हैं, उससे भी कम है एज में, कि वो कंट्रोल्स रखें। अब कंट्रोल मतलब अपना डिजिटल कंट्रोल रखें ताकि सुपरविजन रहे। उनको पता होना चाहिए कि उनका बच्चा किस साइट पर कितनी देर के लिए है एक तरफ। बट अगर कोई ऑलरेडी एडिक्ट है तो उसके लिए हमारे को देखना पड़ता है। उस वक्त साथ में हम काउंसलिंग, फैमिली डायनेमिक्स को देखते हैं, काउंसलिंग, और कई केसेस में दवाइयों का भी रोल होता है। तो वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और किस हद तक उसके अंदर मोटिवेशन है इस चीज से निकलने की, कितने हद तक उसके अंदर इंसाइट है, उसको समझ है कि ये टोटली ऑफ ट्रैक है। ये करना होता है। उसके लिए हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं, जिसमें पेशेंट, फैमिली, उसके नियर एंड डियर वंस, उसके कजन्स, इन सब से बातचीत करके एग्जैक्ट इंडिविजुअल केस टू केस वेरी करता है, और जिस तरह का केस होता है उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट को टेलर करते हैं। कई लड़कियां ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाती हैं और मतलब उनका पार्टनर कुछ इसी तरह के सन की अगर हो, तो क्या सलाह देने चाहेंगे आप ऐसी लड़कियों को? देखिए, इस तरह की जो लड़कियां हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में होती है, तो मेरा तो यही सजेशन होता है कि सबको यही होता है कि इससे पहले कि वो आपके ब्रेन पर हावी होके आपको एक मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ना करे, आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लड़कियों के लिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनली उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है रिलेशनशिप में। तो यूजुअली हम कहते हैं कि जो भी आपका एक वेल विशर है उसके साथ बैठ के समझिए, सलाह करिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रही है तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लें ताकि वो आपको गाइड करें। और जहां पे कुछ लड़कियों के साथ मारपीट होती है या स्टॉक किया जाता है, कई बार स्टॉकिंग के बहुत कॉमन है, स्टॉक करते हैं, चाहे वो डिजिटली करते हैं चाहे फिजिकली करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि प्लीज हेल्प करें, पुलिस से हेल्प लें और इस चीज को नोटिस में लाएं। फैमिली को काउंसिल करते हैं कि देखिए आपकी बिटिया की जिंदगी का सवाल है, आप सामाजिक रूप से इस वजह से कि हाय लोग क्या कहेंगे उस चक्कर में मत पड़िए। आप जरूरत पड़े तो पुलिस की हेल्प लीजिए और इसको इस रिलेशनशिप से हेल्प करें, बिटिया को निकालने। और एक सवाल और है जो दर्शक पूछते हैं। निर्भया केस में वो एक अजनबी दरिंदों का शिकार हुई जिनको वो पहले नहीं जानती थी। इस अभया केस में भी एक ऐसा वॉलंटियर जो पुलिस का वॉलंटियर बना हुआ है वो आता है और ये ऐसा जघन्य अपराध करके उसको ना सिर्फ अपराध करता है भाई, उसको मार भी देता है। तो कैसे लड़कियां पहचान करें? क्या कोई ऐसी सेंस
डेवलप कर सकते हैं? आपको लगता है कि आपके पास ऐसे कुछ केस आते हैं या आप कुछ सलाह देना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल इस तरह के केसेस जिसमें लड़कियों को स्टॉक करते हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप में, ये हम्म। तो डेफिनेटली आते हैं। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में देखिए, लड़कियों को समझना चाहिए कि अम, अगर उनको लगता है कि कोई रिलेशनशिप में उनको बहुत ज्यादा इमोशनली दूसरा व्यक्ति अनस्टेबल लग रहा है, या उनको लगता है दूसरा व्यक्ति एग्रेसिव है, या हम्म। छोटी छोटी बात पर वो कुछ क्राइम कर सकता है, तो इस तरह के लोगों से दूर रहना जरूरी होता है, और अपनी तरफ से कोशिश करके रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ने दें। और बहुत बारी ऐसे होता है, हमें लगता है अगर जो लड़की है वो कश्मकश में है, या वो नहीं अलग हो पा रही, तो उसको बोलते हैं कि रिलेशनशिप में ब्रेक ले थोड़े समय के लिए, ताकि ठंडे दिमाग से सोचे। और जहां जहां जरूरत होती है, तो जो सपोर्ट सिस्टम है लड़की का, उसको हम काफी सपोर्ट बढ़ाने के लिए बोलते हैं। अभी मेरे पास कुछ कुछ दिन पहले ही अभी एक लड़की आई, और उसने ये बोला कि उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं थी, और उसके उसको वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। तो उसने मुझे बोला कि उसने किसी से शेयर नहीं किया। मैंने कहा कारण? कहते नहीं, सबको लगता है मैं सबको काउंसिल करती हूँ, पर मैं अपना दर्द नहीं बताना चाहती किसी को। तो मैंने उसको मोटिवेट किया। मैंने उसको बोला कि आप अपने मन की बात शेयर करो, और आपका सपोर्ट सिस्टम उसकी अपनी एक क्लोज फ्रेंड थी, तो हम्म। मैंने बोला उससे शेयर करो और फिर आपको हेल्प होगा। तो फॉर्चुनेटली अभी कुछ समय पहले ही वो वापस आई, तो उसको फ्रेंड के साथ लेके आई। तो मैंने दोनों को काउंसिल किया और समझाया कि इसको टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए, और कैसे वो निकल सकती है। और उसको, क्योंकि खुद को डिप्रेशन था, तो उसको ट्रीटमेंट भी साथ में स्टार्ट किया। और जैसे अजनबियों ने, हम बात कर रहे हैं निर्भया गैंग रेप और अभी जो अभया का रेप हुआ, कैसे लड़कियों को 1% भी लगे कि मैं इस परेशानी में फंसने वाली हूं, तो कैसे बचा जा सकता है इससे? देखिए, सबसे पहले आपको बाउंड्रीज को ड्रॉ करना जरूरी है। आपको जो एक्सेस है उस व्यक्ति को, वो बंद कर देनी चाहिए। और सबसे कॉमन आज की डेट में डिजिटल स्टॉकिंग, जिसमें वो आपके जितने भी आपको स्टॉक करते हैं, चाहे आप फेसबुक अकाउंट है, चाहे आपका सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है, कहीं पे भी स्टॉक करते हैं, तो आपको हर जगह से उसको ब्लॉक करना है। वो किसी और नाम से भी आपको स्टॉक कर सकता है, वो हम्म। आपको किसी और तरीके से भी हार्म कर सकता है। तो वो सारी प्रिकॉशन लेनी जरूरी है। और जहां पे लगता है कि ये व्यक्ति मेरे को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो रिस्क नहीं लेना है आज की डेट में। इतना चारों तरफ से हम इतनी दर्दनाक हम हादसे अपराध हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो हम्म। बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से इनिशियल स्टेजेस पर ही अगर आपको लगता है, तो आपको बढ़ना ही नहीं चाहिए आगे उस रिलेशनशिप में। स्ट्रिक्टली बाउंड्रीज को ड्रॉ करके, और लगे कि नहीं, ये मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वहीं पर रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए। ये अपराधी जो अभी संजय रॉय है, इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है, अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, तो क्या क्या होता है डॉक्टर साहब इसमें? देखिए, फोरेंसिक साइकोलॉजिकल जो इवैल्यूएशन होती है, उसमें तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है नार्को एनालिसिस, जिसमें हम बेहोशी की दवा देकर जो जो सस्पेक्ट है उसको, उससे बातचीत करते हैं, जिसमें उसके सबकॉन्शियस माइंड, जो अवचेतन मन है, उसमें क्या क्या बातें हैं उसको एनालाइज करते हैं। दूसरा होता है पॉलीग्राफी, जिसके अंदर पॉली मीन्स मल्टीपल, ग्राफ मीन्स मल्टीपल, सेंसर्स को लगाया जाता है। इसको हम लाइट डिटेक्शन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हम्म। जो सेंसर्स लगा के जो सस्पेक्ट है उसके ब्लड प्रेशर, उसकी रेस्पिरेशन, उसकी पल्स और उसकी ब्रीदिंग, इन सब का इवेल्युएशन किया जाता है। तो ये माना जाता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजियोलॉजिकल अगर कुछ चेंजेस जो आते हैं, वो देखे जाते हैं। और तीसरी तरह का टेस्ट होता है जिसको हम ब्रेन मैपिंग कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती हैं स्कैल्प पे, सिर पे, और उसकी बेसिस पे जो सस्पेक्ट है उसको कुछ फोटोज दिखाई जाती है, कुछ बातचीत की जाती है, और उसका रिस्पॉन्स दिखा जाता है। तो वो जो रिस्पॉन्स है वो ईजी में पढ़ा जाता है। तो इस तरह के सारे टेस्ट को मिलाकर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको आइडिया हो जाता है कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ पर सस्पेक्ट जो है वो क्लियरली झूठ बोल रहा है, या क्या कहाँ कहाँ पर ये क्लियरली डॉक्यूमेंट किया जा सकता है कि ये इन्वॉल्व है। बट इनमें से कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं जिसको हम कहें 100% प्रूफ है, या हम्म। 100% उसका रिजल्ट माना जाएगा, वो सही रिजल्ट देगा। और लीगली इसमें कंसेंट चाहिए, और इसमें लीगल वैलिडिटी कोर्ट के आगे बहुत लिमिटेड है। उसको एज अ एविडेंस की तरह आप कर सकते हैं, बट वो कोर्ट इसको मतलब 100% इसको एडमिसिबल नहीं मानता है।